Hello everyone, I am Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. In our Organon series of Stuart Claus Philosophy, today we are going to continue the lecture 5, that is the unity of medicine. So let's continue the topic. अब हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि इस यूनिफाइड सिस्टम में इस होलिस्टिक अप्रोच में होम्योपैथी का क्या रोल है। होम्योपैथी एक ऐसी ब्रांच है जो होलिस्टिक कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसका एम पेशेंट को एज अ होल ठीक करना है, ना कि उसके सिर्फ पार्ट्स को या सिस्टम को ठीक करना है। कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स पेशेंट को डिजीज के बेसिस पर ठीक करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी में हम पेशेंट को एज अ होल ठीक करते हैं, चाहे उसकी कंप्लेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गन की हो, बट हम उसे एज अ होल ठीक करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास वाइटल फोर्स एक ही है जो हमारी बॉडी को रन कर रहा है। वो वाइटल फोर्स जब भी डिस्टर्ब होगा मतलब वो पूरी बॉडी में डिस्टर्बेंसेस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट्स हमें माइनर या मेजर दिखाई देंगे, बट पेशेंट हमारे पास आता है सिर्फ मेजर कंप्लेंट्स को लेकर। अगर उसका सिर्फ स्टमक एक हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ स्टमक एक हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी बॉडी में कुछ और भी माइल्ड से सिम्टम्स हमें प्रेजेंट मिल सकते हैं, तो हमें उन्हें भी ध्यान देना है। इसी को हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, जहां पर हम डिजीज के बेसिस पर पेशेंट को नहीं ठीक कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसे एज अ होल ठीक कर रहे हैं। होम्योपैथी में पेशेंट की कंप्लीट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसका फर्दर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, ताकि उसे क्योर दिलाया जा सके, रिकवरी नहीं। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में हम सिर्फ स्टिमुलेशन करते हैं नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। अब ये क्या होता है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को एक माइन्यूट डोज देते हैं, मिनिमम डोज में हम उसकी सिमिलिमम मेडिसिन उसे प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स में स्टिमुलेशन होती है, वाइटल फोर्स एक्साइट होता है और वो खुद, जो कि सेल्फ डिफेंसिंग पावर है, वाइटल फोर्स इज अ सेल्फ डिफेंसिंग पावर, वो खुद एक्टिवेट होता है और डिजीज कंडीशन से फाइट करता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो हील होती है नेचुरली। तो यहाँ पर कहीं पर भी सेपरेशन, कहीं पर भी टेम्पररी रिलीफ नहीं है, यहाँ पर परमानेंट क्योर होता है। अनलाइक मॉडर्न मेडिसिन जो कि सिर्फ सर्जरीज, इंजेक्शंस एंड हैवी मेडिकेशंस पर रिलाय करते हैं, होम्योपैथी में रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर को इंपॉर्टेंस दी गई। होम्योपैथी में जो हमारे एफोरिज्म्स होते हैं उसमें सेकंड एफोरिज्म में यही बताए हैं कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर यही होना चाहिए, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। पेशेंट को रैपिड, जल्दी आराम मिलना चाहिए, जेंटल वे में मिलना चाहिए, नो सर्जरी, नो इंजेक्शन, कोई हार्म नहीं होना चाहिए उसको, उसकी सफरिंग से थोड़ा भी और परेशान नहीं होना चाहिए, दैट इज अ जेंटल वे। एंड उससे जो रिलीफ मिल रहा है वो कुछ वक्त के लिए नहीं, वो उसे परमानेंट रिलीफ मिलना चाहिए, दैट इज परमानेंट क्योर। नेक्स्ट हम देखते हैं होम्योपैथी में प्रिवेंशन एंड क्योर। मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन को हम बीमारी के फीवर कंडीशन में जाने के पहले ही दे देते हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वहां पर जब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई डिजीज का डायग्नोसिस नहीं बनेगा, जब तक उन्हें कोई कंफर्मेशन नहीं होगी, उनका कंफर्म डायग्नोसिस नहीं बनेगी, वो फर्दर ट्रीटमेंट प्लान नहीं दे सकते। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो यहाँ पर सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम पेशेंट को ठीक करते हैं, जिसकी वजह से उसे सर्जरी तक जाने की नीड ही नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो डिजीज के पहले ही प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये भी होम्योपैथी की खासियत है कि यहाँ पर हम डिजीज को होने के पहले ही पेशेंट को ठीक कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हमने पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड कर दिया है, तो उसका इम्यून सिस्टम, उसका वाइटल फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा और वो और स्ट्रांग हो जाएगा डिजीज कंडीशन से फाइट करने के लिए। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है। इंडिविजुअलाइजेशन या पर्सनलाइजेशन, मतलब देखा जाए अगर तो अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में एक जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो सिम्टम्स आ गए उसी के बेसिस पे उसे ट्रीट किया जाता है, जो डिजीज डायग्नोस हो गई वो उसी के बेसिस पर ट्रीट करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी में डिजीज डायग्नोसिस पर काम नहीं किया जाता, यहाँ पर पर्सन डायग्नोसिस या इंडिविजुअलाइजेशन पे काम किया जाता है। यहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन होता क्या है? अगर किसी दो इंसान को सेम बीमारी है, पर्सन ए, पर्सन बी, दोनों को ही अगर सेम बीमारी है, दोनों को ही सेम परेशानी हो रही है, बट स्टिल दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, हम उसी डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं और दोनों को अकॉर्डिंग टू उस डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू उस पिक्यूलियर सिम्टम, जब हम उन्हें मेडिसिन देंगे दोनों को ही डिफरेंट मेडिसिन जाएंगी, तब जाके दोनों क्योर हो। होम्योपैथी कॉज पर वर्क करते हैं, कैरेक्टर पर वर्क करते हैं, सेंसेशंस पर वर्क किया जाता है,
मोडेलिटीज मतलब किस चीज से उसे परेशानी ज्यादा हो रही, दैट इज एग्रावेशन, और क्या करने से उसे आराम मिल रहा है, दैट इज एमिलियोरेशन। हम मोडेलिटीज पे वर्क करते हैं, लोकेशन पे वर्क करते हैं, मतलब अगर भले ही सेम बीमारी है बट स्टिल हम इतने सारे फैक्टर्स को जब देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पिक्युलैरिटीज मिलती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है, जिसकी बेसिस पे हमारी मेडिसिन भी टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो दिस इज इंडिविजुअलाइजेशन, जहां पर हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट कर रहे हैं। और वहीं अगर हम हेडेक के एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो एक पर्सन का हेडेक हो रहा है एकदम बर्स्टिंग, जैसे उसका सिर बिल्कुल फट जाएगा, और दूसरा बोल रहा है मुझे लग रहा है कोई मुझे हथौड़े मार रहा है, तो जिसे फटने वाला सेंसेशन था वहां पर जाएगी ब्रायोनिया, और जिसको लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा हैमर मारे जा रहे हैं वहां पर जाएगी मेट्रोनिया। तो ये कैरेक्टर के हिसाब से हमने मेडिसिन को ही डिफरेंट कर दिया। कैरेक्टर के हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन भी डिफरेंट जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्योर हो पाएंगे। पर अगर मैं दोनों को ही सेम मेडिसिन दे दूं तो एक तो ठीक हो जाएगा, बट दूसरे में क्या होगा, केवल कुछ टाइम के लिए उसे रिलीफ मिलेगा, थोड़ी देर में फिर उसका पेन वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज इंडिविजुअलाइजेशन, जहां पर हम केवल एक पर्टिकुलर ऑर्गन या केवल उसकी मेजर कंप्लेंट, उसकी चीफ कंप्लेंट से उसको वर्क नहीं करते हैं, उसके अलावा उसके सारे मेंटल्स, फिजिकल, जनरल्स, ये सारी चीजों को नोट डाउन किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम कुछ पिक्यूलियर, कुछ रेयर, कुछ अनकॉमन सिम्टम्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम उसकी सिमिलर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इन होम्योपैथी। इस सेक्शन में ये बताया है कि इंडिविजुअलाइजेशन का होम्योपैथी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अब इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है ड्रग प्रूविंग। होम्योपैथी में जो ड्रग प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर ही होती है, जबकि हम अभी तक देखते आए हैं चाहे वो एलोपैथी हो, अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हो, उनमें जो ड्रग की प्रूविंग होती है, उनमें जब ड्रग प्रिपेयर होते हैं तो उसकी टेस्टिंग वो लोअर एनिमल्स पे कर। अब क्योंकि वो लोअर एनिमल्स पे वर्क करते हैं, लोअर एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो जो एनिमल है उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी को समझ सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने कोई मेडिसिन किसी एनिमल को दी, उसके अंदर चेंजेस आए कि उसका लिवर का साइज बढ़ गया, उन्होंने जब उस एनिमल को कट किया उसकी डेथ के बाद, तो उन्हें पता लगेगा कि अच्छा इसके अंदर लिवर का साइज बढ़ जाता है, तो इस ड्रग का इफेक्ट है लिवर की साइज को बढ़ाना। तो ये वो सिर्फ उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ही देख सकते हैं, बट दवा लेने के बाद उस एनिमल में घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उसका जो पेन का कैरेक्टर है, उसको पेन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जो रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, उसे क्या करने से अच्छा लग रहा है, वो चल रहा है तो उसे परेशानी बढ़ रही है, ये सारी चीजें वो हमें बता नहीं सकता। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग करते हैं, जो हम हेल्थी ह्यूमन बींग को ही देंगे, एक अच्छा स्वस्थ इंसान है उसको हमने मेडिसिन प्रिपेयर करी और उसे दी, मेडिसिन देने के बाद उस पेशेंट में, उस पर्सन में जितने भी सिम्टम्स आएंगे उन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि वो सारे सिम्टम्स उस मेडिसिन में। अब उसमें अगर उसको घबराहट हो रही है तो हम वो भी नोट डाउन करेंगे, ताकि जब कभी फ्यूचर में किसी को घबराहट वाला पेशेंट आए तो हम उसे ये दवा दे सकें। उसे चलने से आराम लग रहा है, उसे लेटने से परेशानी हो रही है, ये सारी चीजें वो पेशेंट हमें बता सकता है। इसीलिए होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे की जाती है, और यही इसकी एक खासियत है कि जिसके कारण हम इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यही वो सारे सिम्टम्स हैं जिन्हें हम पिक्यूलियर, रेयर, क्यूअर सिम्टम्स कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसके लिए एक डिफरेंट, एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट रोल है पेशेंट डायग्नोसिस। अभी तक हमने देखा है अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में वो लोग डिजीज डायग्नोसिस करते हैं, डिजीज के नाम पर दवा दी जाती है, बट ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी में क्योंकि हमने इंडिविजुअलाइजेशन कर दिया, पेशेंट के अंदर कुछ तो अलग सिम्टम्स, जैसे पेशेंट ए और बी दोनों को ही सेम बीमारी है, बट एक को ओपन एयर में जाने से अच्छा लग रहा है और दूसरे को ओपन एयर में जाने से ठंड लग रही है, तो ये दोनों को डिफर करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यही इन दोनों की इंडिविजुअलाइजेशन, जिसके कारण इन दोनों को दवा भी अलग अलग जाएगी। तो यहाँ पर हम पेशेंट डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रेमेडी का सिलेक्शन। अब क्योंकि हमने इंडिविजुअलाइजेशन कर लिया, हमें कुछ रेयर, कुछ अनकॉमन सिम्टम्स मिल गए, तो उसकी हेल्प से हम उस पेशेंट की जो सिमिलर मेडिसिन है, जो मेडिसिन उसे सूट करेगी, हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हमें ये डिफरेंट सिम्टम्स ही नहीं मिले होते तो हम उसके लिए मेडिसिन सिलेक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है एक्सिलरी ट्रीटमेंट, मतलब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ हम उसकी डाइट, उसकी हैबिट्स, उसकी पर्सनल एक्टिविटीज, उसकी हॉबीज, ये सारी चीजों के बारे में भी उससे पूछते हैं, उसका एनवायरमेंट, उसका क्लाइमेट, ये सारी चीजें हम उनसे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हमें होम्योपैथी में, जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा, यहाँ पर हम उसे क्योर दिलाना चाहते हैं, हमें वर्क करना है उसके कॉज पर, उसकी रूट पर, तभी जाकर के वो परमानेंट ठीक हो पाएगा, अदरवाइज उसे केवल टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा।
अब कोई पेशेंट है जिसे हमने अच्छे से मेडिसिन दे दी उसके अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, पर उसकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, उसके कुछ ऐसा कॉज बना हुआ है जिसके कारण उसकी कंप्लेंट रीअपियर हो रही है, तो हमें उस कॉज को हटाने के लिए उसके डाइट के बारे में पूछना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है वो हमारे पास जीआई डिस्टर्बेंस लेके आ रहा है कि उसे बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, उसके साथ साथ उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ा हुआ है। अब हम मेडिसिन तो दे देंगे उसे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए, बट हमने तो ये पूछा ही नहीं कि वो उसकी डाइट क्या है, उसकी फूड हैबिट्स क्या है, उसका फूड पैटर्न क्या है, उसका रूटीन क्या है। अगर हमने उसको मेडिसिन दे दी, वो मेडिसिन खा रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड वो साथ साथ बहुत ज्यादा फैटी फूड्स ले रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड ले रहा है, उसकी कोई डाइटरी हैबिट्स नहीं है, कोई उसका फिक्स्ड रूटीन नहीं है, वो कभी भी खा रहा है, रात में 2 बजे खा रहा है, तो उसके कारण तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट्स आएंगे ही। इस कंडीशन में हम उसे क्योर नहीं दिला पाएंगे। तो इसको क्योर को अचीव करने के लिए हमें ये सारी चीजें पेशेंट से पूछना पड़ेंगी और हमें उन्हें इन सारी चीजों के बारे में एडवाइस करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट है जो रेस्पिरेटरी कंप्लेन लेकर आ रहा है, उसे अस्थमा है, हमने उसे रेस्पिरेटरी कंप्लेन के अकॉर्डिंगली दवाई दी, बट वो रह ऐसी जगह रहा है जो कि डैम्प बेसमेंट से। अब क्योंकि उसका एनवायरमेंट वैसा है, तो जब तक वो मेंटेनिंग कॉज हटेगा नहीं उसको क्योर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमें उन्हें इन सारी चीजों के बारे में अवेयर करना पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें उन्हें एडवाइस करना पड़ता है ताकि उन्हें परमानेंट क्योर मिल सके। अब हम बात करते हैं पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी के बारे में। हर पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो इस वजह से हर पेशेंट मेडिसिन के लिए भी, मेडिसिन की पावर के लिए भी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। अब ससेप्टेबिलिटी होती क्या है? ससेप्टेबिलिटी को हम अगर समझे तो वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, बाहर के किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है दैट इज ससेप्टेबिलिटी। मतलब बाहर का एक्सटर्नल स्टिमुलस है कोल्ड एयर, उस कोल्ड एयर के एक्सपोजर में अगर मुझे ठंड लग रही है मतलब मेरी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वहीं कोल्ड एयर के एक्सपोजर में कोई दूसरा पर्सन गया उसे ठंड नहीं लगी, दैट इज ही इज लो ससेप्टेबल फॉर कोल्ड एयर। तो यहाँ पर ससेप्टेबिलिटी हमारा रिएक्शन होता है, जिसने जितना ज्यादा रिएक्शन दिया वो उतना ज्यादा ससेप्टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू ससेप्टेबिलिटीज हमें पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ती है, मेडिसिन की पावर उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। अगर कोई हाई ससेप्टेबल पेशेंट है तो हमें उसे हाई पोटेंसी में ही दवा देनी पड़ेगी ताकि वो उसकी ससेप्टेबिलिटी के साथ मैच करे और वो उसे क्योर दिला सके। अब जो ससेप्टेबिलिटी भी होती है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे एज, जैसे जैसे एज का क्राइटेरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे ससेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। बचपन में अगर बच्चों को देखा जाए तो वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट लगती है, स्टिल वो उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो उस पेन के लिए उतने ससेप्टेबल नहीं होते हैं। पर देखते देखते हमारी उम्र बढ़ते जाती है, पेन की ससेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में हर चीज के लिए ससेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। एक एडल्ट व्यक्ति को देखा जाए तो उसे पेन थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू उस बच्चे, उसे उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, बट स्टिल वो अभी बियर कर सकता है उस पेन को। बट जैसे ही और बड़ा हो गया, ओल्ड एज में अगर कोई व्यक्ति पहुंच चुका है तो वहां पर उसके लिए वो अनबियरेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ससेप्टेबिलिटी एज के साथ साथ बढ़ती है। सेक्स, मेल और फीमेल की ससेप्टेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, जैसे फीमेल थोड़ी ज्यादा ससेप्टेबल होती है इमोशनल कंटेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं फैटी है, लीन है, कलर को देखते हैं, बॉडी के साइज को देखते हैं, ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग भी ससेप्टेबिलिटी वेरी करती है क्योंकि इनके अंदर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन से भी हमारी ससेप्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर कोई लेबर वर्क है, उसका फिजिकल वर्क ज्यादा हो रहा है तो वो लो ससेप्टेबल है। वहीं अगर कोई हाई क्लास का व्यक्ति है जो मेंटल वर्क कर रहा है, जो किसी बड़ी पोस्ट पर है, उसके अंदर मेंटल सिम्टम्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, वो हाईली ससेप्टेबल है छोटे से भी इंप्रेशन के लिए क्योंकि उसकी बॉडी को हैबिट नहीं है। जैसे जो लेबर वर्क है, जैसे जो लेबर क्लास का जैसे जो लेबर है जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, उन्हें उनकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है सारे एक्सपोजर्स के लिए। अगर थोड़ी बहुत भी ठंड होगी तो उनकी बॉडी उसको बियर कर लेगी क्योंकि उनकी बॉडी को उसकी हैबिट हो गई। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक ऐसे व्यक्ति से, हम एक ऐसे पर्सन को देखें जो हाई क्लास को बिलोंग करता है, वो छोटे से भी एक्सपोजर से उसे बहुत ज्यादा रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, सो ही इज मोर ससेप्टेबल। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन भी हमें बता देता है कि कौन कितना ज्यादा ससेप्टेबल है। हमारी हैबिट्स, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हमारी ससेप्टेबिलिटी को डिफाइन करती हैं। डिजीज की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग भी हमारी ससेप्टेबिलिटी वेरी करती है। जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाती है, एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट होती है, हमारी ससेप्टेबिलिटी लो होती जाती है। एक्यूट कंडीशन में ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी क्योंकि एक्यूट डिजीजेस कैसी होती है, सडन और वायलेंट होती है। तो जैसे ही वो हमारी बॉडी में आई
हमारी बॉडी ने तुरंत रिएक्ट किया, एकदम हाईली फॉर्म में उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो हमारी बॉडी उस टाइम पे हाईली ससेप्टेबल होती है। बट किसी को वो डिजीज 10 साल से है, 15 साल से कोई किसी परेशानी से सफर कर रहा है, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी धीरे 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 लो होती जाती है। और इसी वजह से क्रॉनिक डिजीज में हमें ज्यादा सिम्टम्स मिलते ही नहीं है, आधी चीजें तो वो भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी हैबिट हो चुकी होती है। तो इस तरह से ससेप्टिबिलिटी भी है जो हमारे मेडिसिन के सिलेक्शन में, मेडिसिन की पोटेंसी में, एक तो पेशेंट को क्योर दिलाने में यूनिफाइड सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें ससेप्टिबिलिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं चैलेंजेस इन एक्सेप्टेंस ऑफ द होम्योपैथी। होम्योपैथी को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ा है। होम्योपैथी को कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट से बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़े, जिसमें सबसे पहले आता है होम्योपैथी का लॉ सिमिलिया सिमिलिबस प्रिवेंटर और द लाइक क्योर्स लाइक, जिसमें हमने बात करी है स्मॉल डोज की, मिनिमम डोज की। तो कन्वेंशनल मेडिसिन ये सोचते हैं कि सिर्फ लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन से ही क्योर अचीव हो सकता है। उनके हिसाब से स्मॉल डोज और द मिनिमम डोज से क्योर पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने होम्योपैथी के इस प्रिंसिपल को ही रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड आता है ओवर रिलायंस ऑन सर्जरी एंड वैक्सीन। कन्वेंशनल मोड ऑफ मेडिसिन के हिसाब से अगर कोई पैथोलॉजी है तो उसे सर्जरी और वैक्सीन से ही ठीक किया जा सकता है। वो ऐसी कंडीशंस में ड्रग बेस्ड ट्रीटमेंट को निग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण अगेन होम्योपैथी को बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस करना पड़ा कि अगर किसी को ट्यूमर है, अगर किसी में कोई ओवरग्रोथ है, तो होम्योपैथी से केवल ड्रग के बेसिस पे ठीक कैसे हो सकता है, उसे सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इस तरह से कन्वेंशनल मेडिसिन ने होम्योपैथी को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल इन्फ्लुएंस। अब क्योंकि सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, हायर मेडिकेशंस अगर हम देंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, तो वहां पे फार्मेसीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। बट ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो उसमें जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत लो कॉस्ट में वो अवेलेबल हो जाती है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी ये इन्फ्लुएंस रहा है कि हमें होम्योपैथी फील्ड में कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से अगेन होम्योपैथी को रिजेक्शंस का सामना फेस करना पड़ा। बट धीरे धीरे होम्योपैथी को मॉडर्न मेडिसिन ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। होम्योपैथी के कुछ लॉज मॉडर्न मेडिसिन में इंक्लूड होने लगे, जिसमें सबसे पहले आता है यूज ऑफ वैक्सीन। अब अगर हम वैक्सीन का कंसेप्ट देखें तो उनका कंसेप्ट क्या है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसी को बॉडी में डाल देना, जिसकी वजह से बॉडी का वाइटल फोर्स, बॉडी की इम्यूनिटी जिसे वो लोग कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाए, वो पहले से प्रिपेयर हो जाए, वो स्टिमुलस हो जाए, जिसकी वजह से जब रियल में कोई डिजीज आएगी तो वो क्योर कर सके। ये सेम होम्योपैथी का कंसेप्ट है, विच इज लाइक क्योर लाइक। हम भी जो मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथी में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें वो सिर्फ वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करते हैं स्मॉल डोज में। यहाँ पर वैक्सीन में भी वो स्मॉल डोज में, मिनिमम डोज में किसी डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। होम्योपैथी में भी स्मॉल डोज में, मिनिमम डोज में मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें वाइटल फोर्स को वो स्टिमुलेट करती है और वाइटल फोर्स खुद रेडी होता है डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर से फाइट करने के लिए। तो अगेन यहाँ पर वैक्सीन और होम्योपैथी का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल लॉ ऑफ स्मॉल डोज। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उनके हिसाब से ये है कि जितना ज्यादा हायर डोज होगा उतना ज्यादा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा। तो अगेन साइंटिस्ट जो है वो हायर डोज को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। उनके हिसाब से अगर स्मॉल डोज दिया जाएगा तो बॉडी में ज्यादा साइड इफेक्ट, ज्यादा रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी, विच इज अगेन मिनिमम डोज ऑफ होम्योपैथी। नेक्स्ट जब एक रिसर्च हुई थी प्रोटोप्लाज्म पर, तो इसमें उन्होंने ये देखा था कि एक प्रोटोप्लाज्म लिया जो लिविंग सेल था, जब उसमें एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म में, जब एकदम मिनिमम डोज में उसे कुछ ड्रग एडमिनिस्टर किया तो उसके अंदर रिएक्शन से स्टार्ट हो गई। वही जब उसे हायर डोज दिया, लास्ट डोज में जब उसे मेडिसिन एडमिनिस्टर करी गई, उसके अंदर लास्ट डोज में जब उसमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया गया प्रोटोप्लाज्म में, तो उस पूरे सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया, वो पूरा सेल डैमेज हो गया। अगेन यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है डाइल्यूशन का। होम्योपैथी का डाइल्यूशन लॉ भी यही कहता है, जहां पर हमें ड्रग की क्वांटिटी को कम और क्वालिटी को बढ़ाना है, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स हमें कम देखने के लिए मिले और क्योर वहां पर ज्यादा पॉसिबल हो सके। तो इस तरह से धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन होम्योपैथी के कुछ कंसेप्ट्स जैसे लाइक क्योर लाइक, सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटर, लॉ ऑफ मिनिमम डोज एंड लॉ ऑफ डाइल्यूशन को फॉलो करने लगे। बट स्टिल होम्योपैथी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इग्नोरेंस का सामना फेस करना पड़ रहा है आज के टाइम पे भी, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लोगों ने गलत एजम्पशंस लगा लिए हैं, जितना सुना और गलत सुना उस हिसाब से उन्होंने अपने खुद के एजम्पशंस लगा लिए और होम्योपैथी को अनसाइंटिफिक कंसीडर कर लिया गया है। जिसमें सबसे पहले आता है कि उन लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया टर्म्स को। डॉक्टर हैनीमैन ने एक वर्ड यूज किया है स्पिरिचुअल, पर स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब उन्होंने वाइटल फोर्स को कहा है,
जो हमारी बॉडी को रन कर रहा है कि वाइटल फोर्स में अगर डिस्टर्बेंसेस होंगे तो हमें डिजीज देखने के लिए मिलेगी, और हमें अगर क्योर भी दिलाना तो इस वाइटल फोर्स को हम ठीक करेंगे, इस वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करेंगे, तब जाके क्योर पॉसिबल होगा। पर लोगों ने यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर लिया और उसे रिलीजन से कनेक्ट कर दिया और इसे पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक कंसीडर कर लिया। होम्योपैथी पूरी तरीके से मैथमेटिकल एंड बायोलॉजिकल लॉस पर बेस्ड है, बट बिना किसी फेयर एक्सपेरिमेंट्स के लोगों ने इसे बिना प्रॉपरली केयरफुल स्टडी के इसे रिजेक्ट कर दिया और इसे अनसाइंटिफिक कंसीडर कर दिया गया। उन्होंने इसके ऊपर कोई फेयर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे, कोई इसके अंदर रिसर्चेस नहीं करी और इसे अनसाइंटिफिक कंसीडर कर लिया गया। होम्योपैथी के ये सारे लॉस को समझने के लिए, होम्योपैथी के अंदर क्योरेटिव मेथड को समझने के लिए उसे केयरफुली स्टडी करना बहुत जरूरी है। सो इस तरह से धीरे धीरे होम्योपैथी को एक्सेप्ट भी किया गया, उसमें कुछ मिसइंटरप्रिटेशंस भी करे गए, उसमें इग्नोरेंस भी कुछ रही, बट स्टिल होम्योपैथी को एक्सेप्ट किया गया एंड इट इज रनिंग नाउ। सो जो इस चैप्टर का एम है यूनिटी ऑफ मेडिसिन, उसमें एट लास्ट यही बताया है कि जो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है जिसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए होम्योपैथी एंड मॉडर्न मेडिसिन का। अब वो कैसे? फ्यूचर ऑफ मेडिसिन में मॉडर्न एडवांसमेंट्स एंड होम्योपैथी प्रिंसिपल्स दोनों होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा, सेफ ट्रीटमेंट मिलेगा, रिलायबल ट्रीटमेंट मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिविजुअलाइजेशन हो पाएगा विद मॉडर्न एडवांसमेंट्स। हम इंडिविजुअलाइज करके अगर किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो वहां डेफिनेटली क्योर पॉसिबल हो पाएगा। सो एट लास्ट डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने इस पूरे चैप्टर में यही बताया है कि मॉडर्न एडवांसमेंट जो हो रहा है उसके साथ अगर हम होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को समझे, उन्हें फॉलो करें, तो क्योर बहुत इजी फॉर्म में अचीव हो सकता है। सिर्फ प्योरली मॉडर्न मेडिसिन पर रिलाई करना, प्योरली उनके कंसेप्ट्स और उसमें स्पेशलाइजेशन को फॉलो करना, उससे क्योर पॉसिबल नहीं है। उस मॉडर्न एडवांसमेंट के साथ जब होम्योपैथी को इंक्लूड कर लिया जाएगा, होम्योपैथी के कुछ प्रिंसिपल से उन्हें इंक्लूड कर लिया जाएगा, और जब वहां पर इंडिविजुअलाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी और बाकी सारी चीजों को देख करके पेशेंट को एज अ होल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो वहां डेफिनेटली क्योर पॉसिबल हो पाएगा। सो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।